हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में मध्यकाल भारत के कुछ साहित्यिक ग्रंथ के बारे में आप लोग जानेंगे कि मध्यकाल में कौन कौन से साहित्य रचित हुए या लिखे गए। तो मध्यकाल भारत में फारसी, हिंदी, संस्कृत और गुजराती, बांग्ला, मराठी, तमिल कई भाषाओं में कई रचनाएं लिखी गई और इनमें ऐतिहासिक, साहित्यिक, धार्मिक सभी प्रकार की जो है रचनाएं लिखी गई और कुछ ट्रांसलेट की गई, यानी कुछ का अनुवाद किया गया। मध्यकालीन इतिहास के अगर हम लेखन में देखें तो कश्मीर के लेखकों ने अपनी बहुत अहम भूमिका निभाई थी, जिसमें प्रमुख हैं राजतरंगड़ी के लेखक कल्हड़ और विक्रमांकदेव चरित्र के लेखक विल्हड़। तो ये कश्मीरी लेखक हैं जो कि काफ़ी मध्यकालीन में जो है मशहूर हुए, प्रमुख रूप में ये माने जाते हैं। अब यहाँ कुछ ये है, कुछ यहाँ पे रचनाएं हैं जिनके बारे में देखना है। देखिए, सबसे पहले नंबर पर यहाँ जो है, सबसे पहले नंबर पर है ये हसन निज़ामी, और इन्होंने, इनकी जो रचना है, हसन निज़ामी की जो रचना है वो है ताजुल मासिर, जो कि अरबी भाषा में है। और उसके बाद दूसरे नंबर पर है मिनहाज सिराज। तो मिनहाज सिराज लेखक हैं और इनकी रचना है तबकाते नासिरी, जो कि फ़ारसी भाषा में है। फिर तीसरे नंबर पर हैं ज़ियाउद्दीन बर्नी, जिनकी रचना है तारीख़ फ़िरोज़ शाही, जो कि फ़ारसी भाषा में है। अमीर खुसरो, चौथे नंबर पर है अमीर खुसरो, जिनकी रचना है क़िरानुस्सदीन, जो कि फ़ारसी भाषा में है। फिर अमीर खुसरो की रचना है मिफ्ताहुल फुतूह, फ़ारसी भाषा में। फिर अमीर खुसरो की रचना है नूर सिपेहर, ये भी फ़ारसी भाषा में है। और अमीर खुसरो की रचना है तुगलकनामा, ये भी फ़ारसी भाषा में है। अमीर खुसरो की रचना है देवल रानी खज़र खां, ये भी फ़ारसी भाषा में है। तो आप देख रहे हैं कि अमीर खुसरो की कई रचनाएं हैं मध्यकाल की। इसके बाद 9 नंबर पर यहाँ अमीर खुसरो की रचना है 9 नंबर पर जो है ख़ज़ाइनुल फुतूह, फ़ारसी भाषा की है। और 10 नंबर पर है शम्स-ए सिराज अफ़ीफ़। ये जो रचनाकार हैं, लेखक हैं, इनकी रचना का नाम है तारीख़ फ़िरोज़ शाही, जो कि फ़ारसी भाषा में है। फिर 11 नंबर पर हैं शेख रिज़्क़ुल्लाह मुस्ताक़ी और इनकी रचना है वाक़िआते मुस्ताक़ी, जो कि फ़ारसी भाषा में है। फिर 12 नंबर पर हैं ईसामी और इनकी रचना है फुतूह उस सलातीन, जो कि फ़ारसी भाषा में है। 13 नंबर पर है फरिश्ता और इनकी रचना है तारीख़ फ़रिश्ता, फ़ारसी भाषा में। फिर 14 नंबर पर है ज़हीरुद्दीन बाबर और इनकी रचना का नाम है तुज़्क़े बाबरी, जो कि तुर्की भाषा में है। और जो है मुग़ल वंश के संस्थापक हैं ज़हीरुद्दीन बाबर। 15 नंबर पर है गुलबदन बेगम और इनकी रचना का नाम है हुमायूंनामा, यानी कि हुमायूंनामा की रचनाकार गुलबदन बेगम हैं और हुमायूंनामा फ़ारसी भाषा में लिखी गई है। मिर्ज़ा जोहर, इनकी रचना का नाम है तज़ाकिरातुल वाक़ियात, फ़ारसी भाषा में रचित है ये। अब्बास खां सखानी की रचना का नाम है तारीख़ शेरशाही, फ़ारसी भाषा में है। अबुल फ़ज़ल की रचना है अकबरनामा, फ़ारसी भाषा में। और अबुल फ़ज़ल की रचना है आईने अकबरी, फ़ारसी भाषा में। निज़ामुद्दीन अहमद की रचना है तबकाते अकबरी, फ़ारसी भाषा में। अब्दुल कादिर बदायूनी की रचना है मुंतखबुत तवारीख़, फ़ारसी भाषा में। और जहांगीर की रचना है तुज़्क़े जहांगीरी, फ़ारसी भाषा में। अब्दुल हमीद लाहौरी की रचना है बादशाहनामा, फ़ारसी भाषा में। और खफ़ी खां की रचना है मुंतखब उल लुबाब, ये भी फ़ारसी भाषा में है। ईश्वरदास नागर की रचना है फतूहाते आलमगीरी, फ़ारसी भाषा में। मीर खां की रचना है ज़फ़रनामा ए आलमगीरी, फ़ारसी भाषा में। मोहम्मद हादी की रचना है वाक़िआते जहांगीरी, फ़ारसी भाषा में। इनायत खां की रचना है शाहजहांनामा, फ़ारसी भाषा में।
और मोहम्मद वारिस की रचना है पातशाहनामा फारसी भाषा में। तो यहाँ आपने मध्यकाल की कुछ रचनाओं के बारे में जाना, जिसमें आप देख रहे हैं कि ज़्यादातर रचनाएं फारसी भाषा की हैं, अरबी और तुर्की भाषा की रचनाएं कम मिली हैं। इसके बाद हम कुछ ऐसी रचनाओं के बारे में जानेंगे जिनका ट्रांसलेट किया गया यानी कि अनुवाद किया गया मध्यकाल में। तो इसमें देखिए यहाँ सबसे पहले नंबर पर है रज़्मनामा यानी कि जंग की किताब। ये फारसी भाषा में इसको जो है महाभारत को ट्रांसलेट किया नकीब खां और बदायूनी ने फारसी भाषा में। तो इसके बाद दूसरे नंबर पर है रामायण। रामायण का ट्रांसलेट किया बदायूनी यानी कि अब्दुल कादिर बदायूनी ने फारसी भाषा में। तुझके बाबरी का ट्रांसलेट किया अब्दुल रहीम खान खाना ने, और मजमाए बुल्दान इसका भी ट्रांसलेट किया मोहम्मद अहमद कासिम बेग ने। लीलावती जो रचना है इसका ट्रांसलेट किया फैज़ी ने, और राज तरंगड़ी जो रचना है इसका ट्रांसलेट किया मुल्ला शेख मोहम्मद ने, और हरिवंश पुराण का ट्रांसलेट किया मौलाना शेरी ने। नल दमयंती जो रचना है इसका ट्रांसलेट फैज़ी ने किया था। तो आप देख रहे हैं कि जो है मध्यकाल में प्राचीन काल की कुछ रचनाओं का ट्रांसलेट मध्यकाल में किया गया, और ज़्यादातर जो ट्रांसलेट हुए अनुवाद हुए वो फारसी भाषा में ही हुए थे। इसके बाद देखिए है यहाँ हिंदी साहित्य के ग्रंथ हैं मध्यकाल के। तो कुछ ग्रंथ हैं प्रमुख वाले और उनके रचनाकार या साहित्यकार का नाम है। तो देखिए सबसे पहले नंबर पर है यहाँ कृति यानी रचना है पद्मावत। तो पद्मावत जो रचना है वो मलिक मोहम्मद जायसी की है और ये मध्यकाल की रचना है हिंदी साहित्य की। अखरावट जो रचना है ये मलिक मोहम्मद जायसी की है। आखिरी कलाम ये भी मलिक मोहम्मद जायसी की है। रामचरितमानस तुलसीदास की है। कवितावली तुलसीदास की है। दोहावली तुलसीदास की है। सूरसागर सूरदास का है। और यहाँ कृति में दोहे हैं अब्दुल रहीम खान खाना के मध्यकाल की। प्रेम वाटिका जो रचना है ये रसखान की है। रामचंद्रिका जो रचना है ये केशवदास की है। कवि प्रिया रचना केशवदास की है। रसिक प्रिया रचना केशवदास की है। सतसई बिहारी की है। और रुक्मणी मंगल नरहरि की रचना है। तो यहाँ हिंदी साहित्य के ग्रंथ जो मध्यकाल के हैं उनके बारे में और उनके साहित्यकार के बारे में आपने जाना। इसके बाद मध्यकाल के कुछ संस्कृत के साहित्य के ग्रंथ हैं और इनमें सबसे पहले नंबर पर है रस गंगाधर। तो इसके साहित्यकार हैं जगन्नाथ पंडित। और गंगा लहरी जो रचना है इसके रचनाकार हैं साहित्यकार हैं जगन्नाथ पंडित। और संगीत मीमांसा जो रचना है इसको रचित किया इसको लिखा है राणा कुंभा ने। और ऋग्वेद भाष्य जो रचना है ये सायण की रचना है यानी कि ऋग्वेद भाष्य के साहित्यकार सायण हैं। तो यहाँ आपने कुछ मध्यकाल के फारसी के संस्कृत के और अनुवाद किए गए और हिंदी साहित्य के ग्रंथ या रचनाओं के बारे में और उनके रचनाकार या साहित्यकार के बारे में जाना है। मध्यकाल में नरसिंह मेहता ने गुजराती भाषा में गीतों की रचना की थी। और नामदेव, मीराबाई, विद्यापति ठाकुर, विट्ठलनाथ, गुरु नानक ऐसे मतलब संत थे जिन्होंने भक्ति साहित्य का सृजन किया था मध्यकाल में। और गुरु नानक साहिब यानी कि गुरुमुखी जो है वो पंजाबी भाषा में रचित हुआ। मध्यकाल में सबसे महत्वपूर्ण घटना ये थी कि उर्दू भाषा का जन्म हुआ और विकास हुआ और उर्दू भाषा तेजी के साथ साहित्य के नज़रिए से सबसे समृद्ध हो गई। और वली मीर जो है दर्द, मीर तकी मीर और नज़ीर, अकबराबादी, असदुल्ला खान गालिब और आधुनिक काल के जो इकबाल महान कवि हुए। 18वीं सदी में उर्दू गद्य का विकास हुआ और उर्दू उत्तरी भारत और दक्कन की नगरीय जनता की एक मुख्य भाषा बन गई। और इनमें समन्वित संस्कृति के विकास का एक मतलब श्रेष्ठ उदाहरण है ये। तो यहाँ आपने कुछ महत्वपूर्ण जो है साहित्य मध्यकाल के साहित्य के बारे में आपने जाना है। तो इस वीडियो में आपके लिए बस इतना ही। थैंक यू।